Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss the iron deficiency anemia in continuation with the previous lecture in which we classified and described a little bit of anemia. Iron deficiency anemia is common in women with history of heavy menstrual periods. तो ये कौन सा हुआ? Blood loss anemia. In women who are pregnant or breastfeeding or recently given birth. ये कौन सा हुआ? जो प्रेग्नेंट हैं उनमें इंक्रीज डिमांड और आयरन डेफिशिएंसी, दो चीज़ें आएंगी। ब्रेस्ट फीडिंग में इंक्रीज डिमांड ऑफ आयरन, वैसे ब्रेस्ट में फीडिंग में आपके पास अमाइनो एसिड्स का लॉस ज़्यादा हो रहा है, आयरन जो है वो मिल्क में नहीं होता ब्रेस्ट फीडिंग में। और रिसेंटली गिवन बर्थ वाली विमेन जो हैं उनमें आयरन लॉस। ठीक है। Then the third reason will be people with peptic ulcer disease, parasitic infection and hemorrhoids. पेप्टिक अल्सर जो है वो मैदे में होता है, इसमें ब्लड लॉस होता है। पैरासिटिक इन्फेक्शन में पैरासाइट्स आंतों में होते हैं और वो ब्लड चूस रहे होते हैं। हेमरॉइड्स जो हैं वो हमारी जो रेक्टम है, जो एनस है, वहाँ पर ब्लड डायलेटेड ब्लड वेसल्स जो हैं वो लटक रही होती हैं स्किन की कवरिंग के साथ आउट ऑफ द ओरिफिस, और वो बाजुकात ब्लीड कर जाती हैं। तो जब ये ब्लीड करती हैं और मुस्तकिल तौर पर ही थोड़ा बहुत ब्लीड करती रहती हैं तो उस ब्लड लॉस को आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उससे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। Now this iron deficiency anemia presents as pale skin और बंदा थका थका सा रहता है, unexplained fatigue और lack of energy. Then there is shortness of breath or chest pain, especially when you are doing some activity. इसकी वजह ये होती है कि हार्ट को जो ऑक्सीजन जा रही होती है, नॉर्मली तो वो हीमोग्लोबिन जितनी भी है, आरबीसी जितने भी हैं, नॉर्मल डिमांड पूरी कर देते हैं, लेकिन जब आप एक्टिविटी करते हैं तो जो हार्ट को ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज होती है तो हीमोग्लोबिन के पास इतनी ऑक्सीजन नहीं होती। बहुत सारी बातें हैं जो मैं बाद में आपको समझाऊंगी, इस वक्त सिर्फ ये जान लें कि 75% रिक्वायरमेंट है हार्ट की, हीमोग्लोबिन को 75% उसमें से ऑक्सीजन ले लेती है नॉर्मली। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिर मसला होगा, तो इसलिए इसमें चेस्ट पेन के चांसेस भी हैं और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होती है। देन देयर इज जनरलाइज्ड वीकनेस, देयर इज आल्सो अ रैपिड हार्ट बीट। हेडेक इज अगेन द रीजन because decreased oxygen supply is going to the head, especially it will occur when activity increases. Craving for ice or clay, ये पिका कहलाती है और इसमें वजह यही होती है कि आयरन के लिए एबनॉर्मल टेस्ट डेवलप हो जाता है बॉडी में, और उसकी वजह से जो पेशेंट है वो इन चीज़ों को या तो मिट्टी खाने की कोशिश करता है या फिर बर्फ़ चबाने की कोशिश करता है। ब्रिटल नेल्स और हेयर लॉस, जाहिर है कि आपको आयरन और चीज़ों में भी चाहिए और उनकी कमी जो है वो हेयर लॉस या ब्रिटल नेल्स की शक्ल में नज़र आती है। जी बेटा, वालेकुम सलाम। नाउ हमने क्लिनिकल फीचर्स किए थे अभी थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में, और अब हम करने लगे हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। व्हेन यू चेक फॉर द हीमोग्लोबिन लेवल तो दैट इज लो, व्हेन यू चेक फॉर द हेमाटोक्रिट even that is low, when you check for the red cell count that is low, when you check for the mean corpuscular volume it is low क्योंकि माइक्रोसिटिक सेल होता है। When you check for the iron stores, अब ये किसी में और में भी हो सकता था मीन सेलुलर वॉल्यूम कम, लेकिन जब आयरन स्टोर्स आप चेक करते हैं, when you check for the ferritin iron stores it is low, that is why there is anemia. Bone marrow is nice, very active, but there is no iron or very little iron in the stores. लो सीरम आयरन, आप जो उसको चेक करते हैं सीरम में तो वो भी आपको कम मिलता है। हाई ट्रांसफेरिन और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी,
अभी जो ट्रांसफेरिन है ना, दिस इज ए प्लाज्मा प्रोटीन विच कैरीज आयरन इन द ब्लड। अब अगर आपके पास ट्रांसफेरिन जो है वो खाली पड़ी हुई है, क्योंकि आयरन है ही नहीं, बहुत थोड़ा है, नॉर्मल लिवर ने नॉर्मल ट्रांसफेरिन बना के प्लाज्मा में डाल दी है, लेकिन वो खाली पड़ी हुई है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्लाज्मा की आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। वजह ये है कि ट्रांसफेरिन के साथ आयरन बाउंड नहीं हुआ हुआ। द पेरिफेरल स्मीयर, अगर आप एक कतरा ब्लड का लेकर उसको स्मीयर बनाएं, ब्लड के ऊपर स्लाइड बनाएं, तो आपको स्मॉल ओवल शेप्ड सेल्स नजर आएंगे जिसमें पेल सेंटर्स होंगे। इसका मतलब ये है कि इसको हम कहते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। दोबारा याद करें, माइक्रोसिटिक इसे कहते हैं स्मॉल, पेल सेंटर्स इसे कहते हैं हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। डन। Now the questions in the SCQs on paper, you can be asked to give the diagnosis of a type of anemia, giving you the signs and symptoms, yeah, effects on the body. Or the question may be, this is the type of anemia that a person is suffering from and what are its effects on the circulatory system एंड अदर बॉडी फंक्शंस। आमतौर से सर्कुलेटरी सिस्टम के अलग से पूछ लेते हैं, वो 2-3 होते हैं, 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो वो उसी में पूरे हो जाते हैं पैसे आपके। डन। लेकिन बाज़ औक़ात वाइवा में अगर आपसे इफेक्ट्स ऑफ एनीमिया पूछे जा रहे हैं, तो ये जस्ट कैन नॉट से कि जी हार्ट रेट तेज हो गया था, और जो चेस्ट पेन भी हो सकता है, एंजाइना भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है। बंदा जो आपका एग्जामिनर है वो कहेगा क्यों हार्ट के अलावा किसी पे कोई इफेक्ट नहीं है, कहना चाहे तो कह सकता है। यू मस्ट नो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एनीमिया। किसी भी किस्म का एनीमिया हो, पहले हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में यही चीजें कर ली थी, लेकिन किसी भी किस्म का एनीमिया हो, द इफेक्ट्स ऑफ एनीमिया ऑन फंक्शंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड अदर बॉडी इज गोइंग टू बी लाइक दिस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एनीमिया में ऑक्सीजन सप्लाई कम है, फेंटिंग और फटीग होगी। आइज में येलोइश डिस्कलरेशन है, पेल होगा, बहुत येलो नहीं होगा, बहुत येलो जो है वो जॉन्डिस में होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में फास्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन होगा और हार्ट में फास्ट हार्ट रेट होगा, पल्स भी जो है वो बहुत फास्ट होगी। मसल्स वीक होंगे, बंदा थका थका सा रहेगा। स्प्लीन एनलार्जमेंट, क्योंकि एरिथ्रोपोइसिस करनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा मेडलरी एरिथ्रोपोइसिस। क्या लफज है? एक्स्ट्रा मेडलरी एरिथ्रोपोइसिस के बोन मैरो से जो एरिथ्रोपोइसिस हो रही है कंपेंसेट करने को, वो काफ़ी नहीं है, एंड स्प्लीन लिवर एटसेट्रा आर एंगेज्ड इन इंक्रीजिंग द आरबीसी सिंथेसिस। कहाँ होती थी स्प्लीन में एरिथ्रोपोइसिस? कहीं वहां होती थी फीटस में, उसके बाद नॉर्मल में नहीं होती। लेकिन अगर एनीमिया हो जाए तो स्प्लीन एनलार्ज होगी, क्योंकि यहाँ एरिथ्रोपोइसिस हो रही है। स्किन पेल येलो, पेल येलो स्किन जो है वो उस वक्त होगी जबकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है, और येलो कलर की तब होगी अगर हीमोलिटिक एनीमिया है, क्योंकि उसमें बिलीरुबिन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह हीमोलिटिक एनीमिया में आइज भी जो हैं, क्योंकि उनमें बिलीरुबिन लेवल बढ़ जाएगा तो वो भी येलो कलर की हो सकती हैं। इंटेस्टाइनल, अगर स्टूल कलर चेंज हुआ है तो इंटेस्टाइन में अगर आपके पास बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन ज्यादा आ गई हैं तो स्टूल कलर चेंज हो जाएगा, एंड दैट इज केस ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया रादर देन एनीथिंग एल्स। The second type of anemia after iron deficiency anemia that we are going to discuss in detail is megaloblastic anemia. मेगैलोब्लास्टिक का मतलब हुआ मेगैलो बड़ा, प्लास्टिक जिसमें इमेच्योर फॉर्म्स मौजूद हों ब्लड में, और एनीमिया जिसमें का आरबीसी काउंट और हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन टोटल पर ग्राम्स पर डेसीलीटर कम हो नॉर्मल से। So the megaloblastic anemia may be associated with number 1, peripheral neuropathy, which is numbness in the arms and legs.
when it is due to deficiency of B12, vitamin B12 and the intrinsic factor. या तो विटामिन B12 डाइट में कम है या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर गैस्ट्रिक म्यूकोजा नहीं बना रही और उनकी वजह से B12 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो डेफिशिएंसी जो है B12 की, वो ना सिर्फ ये कि दैट विल प्रोड्यूस मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, इसके साथ साथ इट विल आल्सो प्रोड्यूस द डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व्स। नर्व्स जो है ना, इनके एक माइलिन शीथ होती है जो इनकी हेल्थ की हिफाजत करती है। जब आपके पास विटामिन B12 नहीं होता तो नर्व्स की माइलिन शीथ जो है वो डिफेक्टिव हो जाती है और उसकी वजह से एबनॉर्मल सेंसेशंस हाथों पैरों में अपीयर होने लगती हैं। उसे हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। आप और तरह की न्यूरोपैथीज भी सुनेंगे। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, टिंगलिंग एंड नर्वनेस इन द आर्म्स एंड लेग्स, दैट इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। दूसरी जो कॉज हो सकती है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में B12 डेफिशिएंसी की, वो है हिस्ट्री ऑफ डायरिया। रोज डायरिया है, किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी को गंदम से एलर्जी होती है, किसी को दूध से एलर्जी होती है, किसी को चावल से एलर्जी होती है, तो उसमें मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस जो आपने खाया पिया वो सब डायरिया में निकल गया, पेट में एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ। एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो B12 भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ और फॉलिक एसिड भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ और उसकी वजह से पेशेंट को एनीमिया हो गया। तो जब आप एनीमिया की पिक्चर देखेंगे, ब्लड स्मीयर, तो दैट वुड बी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। तीसरा जो है, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो, यानी कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा की एट्रोफी हुई हुई हो। गैस्ट्रिक म्यूकोजा कहते हैं स्टमक की लाइनिंग को। तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा की अगर एट्रोफी हुई हुई हो, स्टमक की लाइनिंग बर्बाद हुई हुई हो, ख़राब हुई हुई हो, तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा ने बनाना होता है वो नहीं होता। जब वो नहीं होता तो आप अगर B12 खा भी लें तो फिर भी वो एब्जॉर्ब नहीं होता और उसकी वजह से जो एनीमिया होता है उसको नाम हमने मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की बजाय हम उसको कहते हैं परनीशियस एनीमिया। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अकेली हो तब भी मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है जो मेगैलोब्लास्टिक भी हो सकता है, लेकिन अगर विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी की वजह से, फिर इसका नाम होता है परनिशियस एनीमिया। तो आपके पास क्या क्या सिचुएशंस आई, एक ये कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता क्या है, दूसरा ये कि इंट्रिंसिक फैक्टर क्या चीज़ होती है, तीसरे ये कि अगर मेल एब्जॉर्प्शन है तो ना फॉलिक एसिड जज़ब होगा और ना ही B12, चौथा ये कि अगर डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर है तो इसी एनीमिया का जो दूसरा नाम होगा दैट वुड बी परनिशियस एनीमिया। Laboratory diagnosis shows you that the complete blood count is normal but mean corpuscular volume is increased. Vitamin B12 level is decreased. Intrinsic factor के अगेंस्ट आपको सेल एंटीबॉडीज मिल सकती हैं और पेराइटल सेल के अगेंस्ट आपको एंटीबॉडीज इसमें मिल सकती हैं। जो दो मेन इंपॉर्टेंट एनीमियाज थे जो एग्जाम में आते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं एनीमिया की ऑपोजिट कंडीशन पर जिसका नाम है पॉलीसाइथीमिया। पॉली का मतलब है ज्यादा, साइ का मतलब है सेल, हीमिया का मतलब है ब्लड के सेल। इट इज एन एक्सेस ऑफ सर्कुलेटिंग एरिथ्रोसाइट्स। Polycythemia is an excess of circulating erythrocytes. It can be classified into primary and secondary. Primary polycythemia is also called polycythemia vera. It is a tumorous response of bone marrow. बोन मैरो में आप देखते हैं कि कभी तो वो नॉर्मल तरीके से आरबीसीज प्रोड्यूस कर रही है, कभी वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है। जब वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही होती है तो उसकी एक वजह एनीमिया भी हो सकती है। एनीमिया था, आयरन डेफिशिएंसी थी, आपने आयरन रिप्लेसमेंट दी तो बोन मैरो के पास आयरन आ गई, अब एरिथ्रोपोइटिन के इफेक्ट में बहुत सारी एरिथ्रोपोइसिस कर देगा। लेकिन अगर बोन मैरो के पास कोई वजह नहीं है फालतू सेल बनाने की और वो फिर भी बना रही है तो ये एक तरह का कैंसर है। तो पॉलीसाइथीमिया वीरा एक तरह का कैंसर है।
लो टू नॉर्मल अमाउंट्स ऑफ एरिथ्रोपोइटीन आर प्रेजेंट। जब आपके पास बहुत सारे आरबीसीज होंगे तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी तो नहीं होगी, और जब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी नहीं होगी तो या तो एरिथ्रोपोइटीन नॉर्मल होगी या फिर लो होगी। अदर सेल्स इन द बोन मैरो में ऑल्सो इंक्रीज, यानी पॉलीसाइथीमिया वीरा में जरूरी नहीं है कि सिर्फ आरबीसीज ही इंक्रीज हो, बल्कि दूसरे सेल्स डब्ल्यूबीसीज वो भी इंक्रीज हो सकते हैं। पॉलीसाइथीमिया की दूसरी टाइप है सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, एरिथ्रोपोइटीन इंड्यूस्ड अडेप्टिव रिस्पॉन्स, यानी जब भी कभी बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी एरिथ्रोपोइटीन ज़्यादा बनेगी और उसकी वजह से बोन मैरो जो है वो ज़्यादा आरबीसीज बनाएगी। ये किस चीज़ को अडेप्टिव रिस्पॉन्स आ रहा है? डिक्रीज्ड ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज। जो वजूहात ऐसी हैं जिनकी वजह से ऑक्सीजन की डिलीवरी टू द टिश्यूज कम हो जाती है, वो फिर किडनी से एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देती हैं और इस तरीके से सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हो सकता है। Now coming to the detail of primary polycythemia, you know it is a tumorous response of bone marrow to the normal amounts of erythropoietin, and in it RBC count can increase up to 11 million per cubic millimeter, and the hematocrit can go up to 70 to 80% as compared to the normal, and that is, हाँ जी याद है, 45%. The benefit of this primary polycythemia is nil. कोई फायदा नहीं है प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया का, बिकॉज हीमोग्लोबिन इन नॉर्मल आरबीसी काउंट इज मोर देन एनफ टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। जितनी ऑक्सीजन हमारी टिश्यूज को चाहिए होती है उससे कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी हीमोग्लोबिन नॉर्मल जो है 14 टू 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर ऑफ हीमोग्लोबिन और आरबीसी काउंट 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ मिलीलीटर, इसके अंदर बहुत है हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन, कोई कमी ही नहीं है। तो जब कमी ही नहीं है तो पॉलीसाइथीमिया के प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया के होने से हमें कोई फायदा नहीं होता फालतू हीमोग्लोबिन बना के। दैट इज द पॉइंट। अब जो हम देखने लगे हैं वो बाज़ औक़ात आपसे कोई पूछ लेता है कि पॉलीसाइथीमिया का इफेक्ट क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम पर। सर्कुलेटरी सिस्टम वो ब्लड वेसल्स और हार्ट जिनमें ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, उसके फंक्शंस पे ज़्यादा आरबीसी काउंट होने का क्या फ़र्क पड़ता है। उसमें हमारे पास जवाब ये है कि बंदा डिसएडवांटेज पर आ जाता है। The person is at a disadvantage by having excessive number of RBCs in the circulation, because the viscosity of blood increases to 5 times normal, and this makes the blood flow very sluggish, and when the blood flow is sluggish oxygen delivery becomes deficient. कैसे, कुछ अंदाजा है कैसे होगा ये? जो ऑक्सीजन है उसको हीमोग्लोबिन लेकर जा रही है और तेजी से गुजर रही है और अपनी ऑक्सीजन देती जा रही है और टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन आती जा रही है। अब क्या हुआ कि आपका ब्लड फ्लो जो है वो आहिस्ता हो गया। अब वही हीमोग्लोबिन उसने 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ने लाने हैं। अब वो लेके खड़ी हुई है एक ही जगह पर, चारों के चारों निकल के टिश्यूज में चले गए, इस्तेमाल हो गए, हीमोग्लोबिन आगे जा ही नहीं रही। इसका मतलब ये है कि अगर वो आगे जाती तो नई हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन लाती ना, तो टिश्यूज में तो डिलीवरी ऑक्सीजन की कम हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज। और ये डिक्रीज्ड रेट ऑफ ब्लड फ्लो हुआ क्यों है? बिकॉज द ब्लड इज नाउ वेरी विस्कस because of increased RBC count. अब जब ब्लड जो है वो मुश्किल से गुजरता है तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी ब्लड फ्लो को जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है वो विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड की वजह से बढ़ जाती है। जब भी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। So now we see point number 1, sluggish blood flow decreases the oxygen delivery to tissues, and then increased viscosity of the blood
increases the peripheral resistance of the blood vessels, and number 3 blood pressure increases. जब blood pressure increase हो जाता है तो हार्ट को हाई ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट जोर से पंप करके कार्डियक आउटपुट देना पड़ता है और इससे हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है। तो नुकसान क्या क्या हुए? increased workload on the heart, increased blood pressure, increased total peripheral resistance, increased viscosity of the blood, decreasing the blood flow velocity and the oxygen delivery to the tissues. Now the secondary polycythemia, when does it happen? Erythropoietin induced adaptive response to decreased oxygen delivery to the tissues. अब आप इसके जो जुमले के छोटे छोटे टुकड़े करें और फिर इसको मतलब समझें। जब भी टिश्यूज में ऑक्सीजन कम जाएगी, किसी भी वजह से जाए कम, तो क्या होगा कि एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस होगी और वो एरिथ्रोपोइटिन जो प्रोड्यूस होगी वो आरबीसी सिंथेसिस इन द बोन मैरो, आरबीसी फॉर्मेशन इन द बोन मैरो को बढ़ा देगी। जब भी एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज होगी, बोन मैरो में आरबीसी फॉर्मेशन बढ़ जाएगी। ये कब होगा? It occurs normally in response to decreased PO2 in atmospheric air at high altitude. अब आप गए हैं पहाड़ों पे, वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस कम है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस जहां सबका कम है तो ऑक्सीजन का भी कम है। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ बहुत अच्छी तरह ज्वाइन करके ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी में नहीं पहुंचाती, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को हाई पार्शियल प्रेशर पर रिसीव करती है। 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पार्शियल प्रेशर पर हीमोग्लोबिन अच्छी तरह से रिसीव करती है ऑक्सीजन को। अगर हीमोग्लोबिन को हाई एटमॉस्फेयर में, हाई एल्टीट्यूड पर 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी PO2 मिलता है तो उसकी ज्वाइनिंग जो है वो 85% सैचुरेशन रह जाती है। अब जब कम ऑक्सीजन बॉडी में आती है तो एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस होती है और ये एरिथ्रोपोइटिन जो है आरबीसी काउंट को बढ़ाती है, ताकि अगरचे हवा में ऑक्सीजन की मिकदार और उसका प्रेशर कम है, लेकिन फिर भी ज़्यादा आरबीसी और ज़्यादा हीमोग्लोबिन जो है उनके अंदर वो किसी न किसी तरह टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो उसने लेकर जानी है टू द टिश्यूज़ वो बढ़ा दे और बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाए। आपने देखा होगा पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के रंग सुर्ख होते हैं क्योंकि उनके अंदर आरबीसी काउंट ज्यादा होता है और ये है सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। क्रॉनिक लंग डिजीजेस के अंदर लंग्स के अंदर जो लंग टिश्यू है, फेफड़ों की जो टिश्यू है, इसमें फाइब्रोसिस हुई हुई होती है या इसमें निमोनिया से उसके अंदर फ्लूइड ज़्यादा होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में हाइपोक्सिया होता है और उससे एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा पैदा होती है और सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हो जाती है। कार्डियक फेलियर में जब हार्ट अच्छे तरीके से ब्लड पंप नहीं कर पाता, कार्डियक आउटपुट जब कम होता है तो बॉडी को महसूस होता है कि लंग्स में से ऑक्सीजन पूरी नहीं आई, तो ऑक्सीजन की कमी से एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगती है और उसकी वजह से आरबीसी काउंट ज़्यादा हो जाती है। कार्डियक फेलियर एक तो पहले ही जो है वो हार्ट के ऊपर लोड पड़ रहा है कि हार्ट कमज़ोर है, दूसरा डिसएडवांटेज हमें ये पहुंचता है इसमें सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया का कि विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड ज़्यादा बढ़ जाती है और कार्डियक फेलियर उससे भी ज़्यादा हो जाता है जितना पहले था। सो प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया हो या सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, दोनों सूरतों में पेशेंट के लिए ये नुकसानदेह। So now we come to the chapter review, introduction, composition and functions of blood. आपका पहला लेक्चर जो था इंट्रोडक्शन टू ब्लड, उसके अंदर ही हमने कंपोजिशन भी की थी कि क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं ब्लड में और फंक्शंस ऑफ द ब्लड। आप अगर याद हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आप मुझे बताएंगे अभी लेक्चर सुनने के बाद।
तो मैं ये वाला पोर्शन आपको रिव्यू कर दूंगी इन केस यू नीड एनी इलेबोरेशन। प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस आपने पढ़ा था। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह था कि ऑनकोटिक प्रेशर ये जो है मेंटेन करके ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द रेड सेल्स आप कर चुके हैं। एरिथ्रोपोइसिस आपने कर ली है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एरिथ्रोपोइसिस किया है इसमें आपने। हीमोग्लोबिन, आयरन मेटाबॉलिज्म और फेट ऑफ आरबीसीज को भी आपने एक नज़र देखा है। क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ एनीमिया आप कर चुके हैं। कॉजेज ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया ये मैंने इसलिए अलहदा से लिख के लाई हूँ क्योंकि हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और जो मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया था उसे तो डिस्कस कर लिया था, लेकिन एप्लास्टिक एनीमिया के कॉजेज हमने नहीं किए। बोन मैरो अगर फंक्शन करना छोड़ दे, नंबर एक रेडियोथेरेपी, रेडिएशन उस पर पड़ी है जिसकी वजह से उसके सेल्स डेड हो गए हैं, तो फिर बोन मैरो काम नहीं करेगी। नंबर टू, किसी ड्रग की टॉक्सिक इफेक्ट्स में बोन मैरो के ऊपर टॉक्सिसिटी शामिल है। आमतौर से ये एंटी कैंसर थेरेपी और कुछ एंटीबायोटिक्स के टॉक्सिक इफेक्ट्स ऐसे होते हैं कि बोन मैरो अपना काम छोड़ देती है। उस वक्त जो एनीमिया होता है उसे भी एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। और तीसरा, कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन भी ऐसा हो सकता है ऑटो इम्यून, जिसकी वजह से बोन मैरो के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएं और वो सेल्स अपना काम ना कर सकें, तब भी ये प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। और उसका नतीजा क्या होता है कि बंदे को बोन मैरो ट्रांसप्लांट या तो करना पड़ता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एरिथ्रोपोइटिन देकर किसी तरह बोन मैरो को रिवाइव करना पड़ता है। फिर हमने आगे पॉलीसाइथीमिया पढ़ा और इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स पढ़ी। ये हमारा चैप्टर रिव्यू है। इनमें से जिस भी पॉइंट पर आपका कोई सवाल हो आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं और फिर उसके बाद उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर रिव्यू के सिलसिले में ही मुझे ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपको दोबारा दिखाना था। दिस इज अ ग्लोबिन चेन। 4 चेन्स हैं, 1 2 3 और ये 4, चारों के रंग अलग अलग दिखाए गए हैं ताकि आपको 4 चेन्स का पता चल जाए। फिर प्लेटों की शक्ल की 4 डिस्क हैं, 1 2 3 4। हर हीमोग्लोबिन चेन के अंदर एक डिस्क है। ये डिस्क अगर आपको इसकी शक्ल दिखाई जाए तो इसका ये है हीम ग्रुप। हीम के अंदर एक पायरोल रिंग, ये वाला, दूसरा पायरोल रिंग, तीसरा पायरोल रिंग और चौथा पायरोल रिंग, ये आपस में जुड़े हुए हैं बॉन्ड्स के जरिए और ये एक हीम बनी हुई है। इसके बीच में आयरन लगा हुआ है और ये आयरन फेरिक फॉर्म में है। ये आयरन कैपेबल है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करने का विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो होती है जिसमें अट्रैक्शन की वजह से कोई मॉलिक्यूल पास पड़ा हुआ होता है, ना तो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ होता है और ना ही आयोनिक बॉन्ड बना हुआ होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड द हीम, जिसे हमने रिव्यू किया है अभी अभी आपके लिए। ये ब्लड इंडिसेस ह्यूमन रेड सेल के करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हिमेटोक्रिट मेल 47 फीमेल 42, आरबीसी काउंट मेल 5.4 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, फीमेल 4.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। हीमोग्लोबिन इन ग्राम्स पर डेसीलीटर, मेल 16 grams per deciliter, female 14 grams per deciliter. Mean corpuscular volume in femtoliters 87 in the male and 87 in the female. ये उसका फार्मूला है। Mean corpuscular hemoglobin in picograms 29 in the male and 29 in the female. Mean corpuscular hemoglobin concentration 34 in the male and 34 in the female. Mean cell diameter, that is 7.5 microns in the male and 7.5 microns in the female. ये हमारे जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन रेड सेल्स हैं, इन्हें ब्लड सेल इंडिसेस भी कहते हैं। ये आप एक ही पेज पर नॉर्मल वैल्यू और किसी किसी के फार्मूले ये आप देख रहे हैं। दिस इज रिवीजन फॉर यू। सम इम्पॉर्टेंट एससीक्यूज आप देखेंगे जो कि आए हुए हैं एग्जाम में। एक है गिव कंपोजिशन ऑफ ब्लड। Number 2, enumerate plasma proteins
एंड गिव देयर फंक्शंस। ये इतना बड़ा सवाल जो है ना, ये ऐसे ही नहीं आ जाता। अगर आपको एनूमरेट प्लाज्मा प्रोटीन्स आ गया है तो जो मैंने 4-5 करवाई हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजिन, और उसके साथ साथ आप ग्लाइकोप्रोटीन्स और लाइपोप्रोटीन्स के नाम दे दें तो ये काफ़ी है। फिर उसके आगे अगर आपको कोई याद करना है तो वो चार्ट में से एक दो भी कोई आपको याद रह जाए तो बड़ी बात है। एल्ब्यूमिन का फंक्शन प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्लोबुलिन का फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, और फाइब्रिनोजिन का फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग में, ग्लाइकोप्रोटीन्स का फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, लाइपोप्रोटीन्स का फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स। ये 5 फंक्शंस और 5 प्रोटीन्स के नाम आप दे दें, 5 मार्क्स का क्वेश्चन काफ़ी है आपके लिए। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, आपके पास चार्ट में लिखे हुए हैं, आप उसे जवाब दे सकते हैं। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, ये मैंने तकरीबन 3 लेक्चर्स में बार बार आपको दिखाया है, साथ में डायग्राम्स के साथ चार्ट आपके पास मौजूद है नोट्स में, आप ये बना सकते हैं। हाउ डज हाइपोक्सिया स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइसिस, ये जो गाइटन में आपकी बुक में चार्ट बना हुआ है, फ्लो चार्ट है, उसे देखें। हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स फैक्टर आप देखेंगे और आप उसमें किडनी में से एरिथ्रोपोइटिन की सिक्रीशन दिखा सकते हैं। वो चार्ट आपके पास बुक में मौजूद है, नोट्स में भी मौजूद है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एरिथ्रोपोइसिस, ये भी आपके पास मौजूद है। मैचुरेशन फैक्टर्स और ग्रोथ फैक्टर्स। व्हाट इज द फेट ऑफ आरबीसी, ये भी आपके पास नोट्स में स्लाइड मौजूद है। सिनेरियोज ऑन एनीमिया, ये आपको हमने पीबीएल में करवाए हैं। और सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, ये आप दोबारा भी करेंगे जब आप रेस्पिरेशन में हाई एल्टीट्यूड फिजियोलॉजी करेंगे।